चर्चा की शुरुआत करें तो एक यहाँ के किसानों की मनस्थिति कैसे है। जैसे एरीगेटेड तो ज़मीन है, लेकिन हम गेहूं और डालर चना और कपास इस पे अटके हुए हैं। तो नई दिशा में जाने की ऐसी मनस्थिति बन रही है किसानों की। केला, पपीता, इन पे गन्ना, इस पे जाने की। गन्ना भी इस बार नया बहुत लगा है 350 एकड़। अच्छा, पहली बार। हाँ, बीच में लगा था पहले, पर फिर बीच में बंद कर दिया था। अभी क्या है कि कपास में भी मजदूर की भी परेशानी, मतलब कुछ भी अब उसको समझो कि भाई कुछ लोगों को नया करने का मूड समझ लो। सही है। कुछ क्या है कि पुराने आओ ना, इसको यहाँ स्टैंड पे रख दो, पूरा इधर एक 10-15 मिनट आइए। ये स्टैंड खड़ा हो जाएगा, मैं कर देता हूँ उसको, पुश करो ना। ये इसको यहाँ दबाएंगे तो क्या बढ़ रहा है। अब नर्मदा बेल्ट के साथ साथ जहाँ पर नहरें आ गई ना, वो एरिया भी बढ़ रहा है और काफ़ी सारे व्यक्ति जुड़ रहे हैं हमारे एफपीओ के साथ। हम 2006 से किसान पाठशाला एज ए सीखना सिखाना चला रहे हैं। अब कुछ मित्र हैं यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं किसान पाठशाला। अभी बीच में मर्दाना हुआ था, आप काम गए थे 6-7 लोग। मर्दाना आए थे आप मीटिंग में। पूरे हिंदुस्तान में हम काम कर रहे हैं। लगभग जो राज्य बुलाता है वहाँ हम सीखने सिखाने के लिए पहुँचते हैं। 2022 हमने फाइनल किया है अपने मध्य प्रदेश को डिजाइन करने का, नर्मदा बेल्ट को। पूरा साल में यहाँ पर ज़्यादा समय देने वाला हूँ और इसमें मेन जो एरिया टारगेट है वो कुक्षी से बड़वा और ओंकारेश्वर से बड़वानी, ये जो नर्मदा जी का बेल्ट है, इसके साथ फिर उत्तर तट पे हम बात करें तो 25 किलोमीटर के ऊपर नहर गई है, जो केनाल निकली है, वो एरीगेटेड हो रहा है। वैसे ही दक्षिण तट पे बात करें तो यहाँ 25 किलोमीटर के ऊपर नदी से नहरें गई है, जो तो 50 किलोमीटर बाय 150 किलोमीटर की जो परिधि आई है जी, जो 150 किलोमीटर वाला पॉकेट जो एरीगेटेड हो रहा है, तो कई सारे शोधकर्ता है जो हिंदुस्तान पे रिसर्च कर रहे हैं। या मैं अगर बात करूँ जैसे पेस्टिसाइड्स वाले, इनके भी शोध होते हैं। कई सारे बड़े जो एक्सपोर्टर हैं उनके शोध होते हैं कि अब हिंदुस्तान में नया क्षेत्र कौन सा अच्छा डेवलप होगा, जो आगे का भविष्य हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर को लेकर सबसे बड़ा पॉकेट बनेगा, तो वो है नर्मदा बेल्ट। 150 किलोमीटर बाय 50 किलोमीटर का पॉकेट हिंदुस्तान में कहीं नहीं है एरीगेटेड सक्षम इस लेवल पे, और दूसरे लेवल पे कहीं नहीं है से इन द सेंस की एरीगेटेड एरिया तो है, लेकिन फिर वो या तो केवल धान कर रहे हैं या केवल गेहूं और सोयाबीन करते हैं। जैसे हरदा वाला बेल्ट है, ओनली गेहूं सोयाबीन है। ये जो पॉकेट है, यहाँ पर आपको मल्टी क्रॉप मिलती है, केला, गन्ना, पपीता, मिर्च, सोयाबीन, कॉटन, गेहूं सब मिलता है। मल्टी फसलों वाला एकमात्र हिंदुस्तान में अपना ही बेल्ट है। अपने एफपीओ से भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जुड़ रही है कि आप हमें कौन सी फसल कंटिन्यू दे सकते हो। तो हमने अभी फोकस किया है केले पर। जैसे कई सारे तुअर वाले हैं, वो बोलते हैं कि आप हमें नर्मदा बेल्ट से केवल तुअर पर डे कितनी दे सकते हो, 365 दिन कितनी दे सकते हो। जैसे दुबई का एक टेंडर निकला है, मैं बातें थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में उनका ग्राउंड पर प्रभाव पड़ने वाला है। दुबई का एक टेंडर निकला है, उन्होंने 365 दिन की रेसिपी इंडिया गवर्नमेंट को दी है कि हमें 365 दिन रेसिड्यू फ्री ये चीजें चाहिए। दलहन, तिलहन, मसाले, अनाज, फ्रूट, वेजिटेबल, 365 दिन में हर सप्ताह 52 सप्ताह में ये चीजें चाहिए। तो जो एफपीओ, अब सारे काम एफपीओ के पास आएंगे। जनरल कोई कंपनी सारे काम नहीं कर पाएगी। किसानों से जुड़कर काम करना है तो मिडिल संस्था, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ही चाहिए। तो सारी कंपनियां ढूंढ रही है एफपीओ कौन ग्राउंड पे किसानों को टच करके हमारा मिलाप कराए, कि वहां से हमें कच्चा माल दिलाए। तो वो एक अच्छी बात भी है कि किसानों का संगठन ही खुद के लिए काम करे। तो हम अभी जो आपने पूछा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो हम एफपीओ के तहत किसानों के बीच में इस नर्मदा बेल्ट को एक फसल को टच किया है, केला। अगले सत्र में हम गन्ने को टच करने वाले हैं। अभी हम केले को लेकर जा रहे हैं, जिसमें एफपीओ के साथ जुड़कर जो खेती करेगा उनको एक तो रेट का श्योरिटी मिलेगा, दूसरा 365 दिन कभी भी माल का कटिंग आया तो माल बिक्री की श्योरिटी मिलेगा,
तीसरा, जो फार्मर सक्षम है, जो पैसे लगा करके खुद खेती कर सकते हैं, उनको पौधा गाइडलाइन और मार्केट अवेलेबल कराएंगे। मतलब वो खुद से कर रहे हैं लेकिन हम उनको सपोर्ट देंगे। एफपीओ में जुड़ करके वो एक फिक्स रेट का सपोर्ट भी ले सकते हैं कि 5 रुपए के नीचे नहीं कटिंग आएगी। अभी जैसे 2-2.5 रुपए 3 रुपए में कटिंग चल रहा था, तो जो 100% फॉलो करेगा उनको 5 रुपए के नीचे कटिंग नहीं आएगी। एक इंश्योरेंस हो जाएगा कि 5 के ऊपर ही रहेगा। कुछ किसान ऐसे भी हैं नर्मदा बेल्ट में जो थोड़ा पानी है, जमीन है, लेकिन कर्जे में भी है। तो एक हम नर्मदा बेल्ट में डिजाइन कर रहे हैं, कर्जा मुक्ति अभियान कर रहे हैं। और ये पूरा पोर्टफोलियो जो हमने बनाया है, ये बनाया है हमने बायर से पैसे कमाने का। किसान से पैसा नहीं कमाना है, किसान को शिक्षित करना है, किसान को सुविधाएं देना है, किसान को साथ में लेके चलना है। और ये सब प्रक्रिया करने पर ये जो 150 किलोमीटर है, अगर ये सही से किसान यहाँ का सीखने को तैयार, सुनने को तैयार, आगे बढ़ने को तैयार हो जाता है, तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केले का बिजनेस हब बनेगा। क्योंकि इतना बड़ा पॉकेट हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो नया है। क्योंकि आज अगर केले की बात करें तो बुरहानपुर से लेकर के शिरपुर तक ये जो ताप्ती का किनारा है, लगभग अपने नर्मदा किनारे जैसा ही है, लेकिन वहां पर 50-100 साल से केला हो रहा है। वहां का किसान इतना भरा पड़ा है जो 5x5 के बाहर निकलना नहीं चाहता। तो सिगाटोका, CMV, वायरल फंगल इतना ज्यादा आ रहा है कि वहां व्यापारी कोई जाना पसंद नहीं कर रहा है। केले को खरीदने वाला अच्छा व्यापारी आज भी 7 रुपए के ऊपर का रेट है। कहाँ पर? सोलापुर, सतारा, सांगली, तेंगुर्नी, आपका सूरत, कामरेज। गाड़ी निकली नहीं निकल जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, जाएगा लगाओ अभी नहीं जाएगा। हमें अब जो खेती करना पड़ेगी वो व्यापारी को क्या चाहिए वैसा खेती करना पड़ेगा। अभी तक हम खेती कर रहे थे कि पड़ोस वाले ने कैसे खेती करी है वैसी मैं कर लूं, वो काम नहीं देगा। पड़ोस वाले ने 5x5 लगाया या पपीता 8x6 लगा दिया, 8x5 लगा दिया, वो खेती कुछ काम की नहीं। हमारा माल खरीदने वाला कौन है, उसको कैसा चाहिए, अल्टीमेट पैसे तो वो देगा। तो हम किसानों को शोध क्या करना है कि व्यापारी को चाहिए क्या, वो माल हम खेत में बनाएं तो हमारा 1 किलो भी माल खेत में रुकेगा नहीं। अभी ये हम दुकान में बैठे हैं, तो ये कंपनियां दवाइयां या खाद बीज क्या बनाती है कि कंज्यूमर की जरूरत क्या है, उसको शोध करती, उसका रिसर्च करती, वो बनाती है ताकि ज्यादा बिकती रहे। तो हम किसानों को क्या चाहिए, व्यापारी को कैसा चाहिए वैसा ही बनाए, बाकी फालतू काम करना बंद कर दे। बात एकदम छोटी सी है। तो एफपीओ क्या कर रहा है, वो फार्मर को 100% गाइड करने को तैयार है। बी किसान एफपीओ जो है, उसमें जो किसान जुड़ेगा उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो एक तो पहलू हुआ कि जिनके पास पैसे हैं वो खुद कर ले, हम उनको गाइडलाइन दे दें, उनका माल बिकवा दें। दूसरा पहलू ये है जिनके पास पैसा नहीं है उनको खाद, बीज, दवाई, पौध, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन का खर्चा, निदाई गुड़ाई का खर्चा, सारा कुछ हम एफपीओ से देंगे। किसान को 1 रुपए की जरूरत नहीं किसी से कर्जा लेने की। उसके पास क्या चाहिए हमें, उसके पास एक 30% आइटम होगा तो चलेगा। जमीन, पानी, ड्रिप, बिजली बिल वो खुद भरेगा और खेत में खुद खड़ा होकर के काम करवाएगा। काम करेगा नहीं, काम करवाएगा। अपने खेत का खुद मालिक है, लेकिन खेत छोड़ के ओटला पार्टी नहीं करना है, खेत में काम करवाना है। बाकी सारा हम दे देंगे, मार्गदर्शन हम देंगे, उसे शिक्षित करेंगे कि व्यापारियों को क्या चाहिए। कई सारी मीटिंगें अटेंड कराएंगे, बाहर विजिट कराना होगा तो वहां ले जाके विजिट कराएंगे, मतलब उसको शिक्षण पूरा देंगे। खर्चा सारा एफपीओ करेगा, पौध, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, निदाई गुड़ाई सब एफपीओ करेगा। मतलब 30% भागीदारी किसान की है, 70% रिस्क कवर के सहित एफपीओ की भागीदारी है। जो फार्मर आ रहा है उससे हम एटलीस्ट 9 कटिंग का एग्रीमेंट कर रहे हैं। बैठिए ना, अभी 9 कटिंग का एग्रीमेंट कर रहे हैं। मतलब आप एक बार केला लगाओगे, अगर आप सही से चलते हैं, 100% फॉलो करते हैं, तो कम से कम 9 बार तो आपका माल हम ही खरीद लेंगे। कितनी बार? 9 बार। अभी केला लग रहा है ना नर्मदा बेल्ट पे या कहीं पे भी, तो पहली कटिंग होती है अच्छे से, दूसरी कटिंग 2 रुपए किलो कम,
ऐसे ही होता ना, रटून का माल 2 रुपए किलो कम, तीसरी कटिंग तक कोई जा नहीं पाता है। बहुत अच्छा है जो 4-5 साल से कर रहा है, जिसको समझ आ गई है। 100-200 में से 1-2 किसान जाते हैं तीसरी कटिंग तक। हम बात कर रहे हैं 9 कटिंग आपका लेंगे एग्रीमेंट के साथ, 5 रुपए के नीचे रेट नहीं रहेगा। 9 कटिंग, सारा खर्चा हमारा, रिस्क हमारी, 9 कटिंग तक माल लेंगे। क्योंकि बायर की ये डिमांड है, व्यापारी जो खरीदार है उनकी ये डिमांड है कि हमें एक तो चाहिए रेसिड्यू फ्री। जिस खेत का केला हम खरीदें वहां हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर न हो। ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्गेनिक शब्द अलग हो गया। ऑर्गेनिक शब्द इतना दुखद है कि अभी अंकल चले जाएंगे, यार तेरी पपीता पकने वाली नहीं ऑर्गेनिक में, ऐसे ही दिमाग में आ जाता ना, ऑर्गेनिक मतलब कम पकेगा। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हम बात कर रहे हैं रेसिड्यू फ्री। खाद डालेंगे लेकिन पहले ही उसको पका करके खेती में जो नुकसान न करे उस फॉर्मेट में डालेंगे। जैसे डीएपी पोटास है, उसको मिट्टी के साथ डाइल्यूट करेंगे, 7 दिन भट्टी लगाएंगे, फिर उसको डालेंगे ताकि पौधे में रिजल्ट 4 गुना दे और मिट्टी की तासीर को बिगाड़े ना, मिट्टी को कड़क ना करे। तो इस तरह की प्रवृत्ति, मतलब व्यापारी को चाहिए रेसिड्यू फ्री, उसको चाहिए क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी। क्वालिटी के पैरामीटर हो कि इसी तरह का हमेशा मिले, इसी तरह का मिले, लगातार मिले और सतत मिलता रहे माल। एक बार हमने बड़वानी से लिया, अगली बार सोलापुर गए, तीसरी बार गुजरात राजपीपला गए, तो उस व्यापारी को भी जो माल ढूंढने के लिए भटकना पड़ रहा है वो भी गड़बड़ है। एक जैसे पैरामीटर का माल अगर मिलता है तो अच्छा व्यापारी आकर के टिकता है। हम इसीलिए एफपीओ के थ्रू जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू ही जुड़ो, जरूरी है कि आप यहाँ के इस गांव के खामखेड़ा के किसान जो केला लगाते हैं उनको इकट्ठा होना है। 5 किसान अगर केला लगा रहे हैं तो कम से कम 5 इकट्ठा हो जाएं और एक दिशा में आगे बढ़े। कोई 5x5 लगा रहा है, कोई 5x6 लगा रहा है, कोई 5x7 लगा रहा है। मैं आगे मैं बोलता हूँ 5x7 के नीचे मत लगाओ, इसके ऊपर लगाओ। तो ये विरोधाभास लाइनें बहुत सारी है। अब इसमें दिक्कत कहाँ होती है कि आपके पास 5x5 लगा है, भैया के पास 5x6 है, इनके पास 5x7 है, तीनों एक ही गांव के हैं। अब आपका माल कटते कटते अब आधी गाड़ी माल बचा है। भैया के पास 5x7 में आधी गाड़ी है, आपके पास 5x5 में आधी गाड़ी है। दोनों एक गाड़ी में माल जान नहीं सकता क्योंकि वो व्यापारी बोलेगा भैया ये मिक्स माल हो जाएगा, कलर नहीं पकड़ेगा, शाइनिंग नहीं आएगी। अगर दोनों के पास 5x5 है तो एक गाड़ी में जा सकता है, दोनों के पास 5x7 है तो एक गाड़ी में जा सकता है। मतलब हम जिस गांव में भी केला लगाएं तो कम से कम हम उस गांव के यूनिट बना करके आगे बढ़े। पपीता लगाया तो मैंने 8x6 लगाया तो सबका 8x6 है क्या? तो कलर पट्टे पे आना, साथ में जाना, ये सिमिलरिटी बढ़ेगी। ऐसी कुछ चीजों पर हमको काम करना पड़ेगा अगर इस क्षेत्र को डिजाइन करना है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके यहाँ के भी किसान चाहे तो जुड़ सकते हैं। उसमें एफपीओ के थ्रू जाएंगे तो सारा पैसा हम लगाएंगे। उसमें अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 70-30 का रेशो है नेट प्रॉफिट खर्चा काटने के बाद। किसान का 70% है, एफपीओ का 30% है। और इस एफपीओ में कौन है? वही किसान है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब अगर 50 किसानों ने केला किया तो वही 50 किसान तो एफपीओ में। तो ये जो 30% बचेगा ये भी तो 50 में बटेगा। अल्टीमेट 70% आपको दे दिया। आज हिंदुस्तान में जो भी साझेदारी की खेती हो रही है, अगर आपके गांव में मैं बात करूं तो कैसे होती है? लगभग 50-50 होती है ना। 50 भाई जमीन पानी एक का पैसा एक लगा रहा है तो 50-50 का हिस्सा। हम 50-50 की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं किसान को 70% देंगे, एफपीओ 30% लेगा और इस 30% में भी आप ही किसान रहोगे ताकि ये हिस्सा भी आप ही के पास जाए। एक यूनिट बना करके आगे बढ़ना। और बेनिफिट कहां से लेना है? जो व्यापारी को क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी चाहिए उनको हम एक बेंचमार्क दे सके कि हम नर्मदा बेल्ट में इतने टन केला आपको पर मंथ देंगे, पर वीक देंगे, इतनी गाड़ियां हम आपको पर डे दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर पोर्टफोलियो है व्यापारी को कनेक्ट करने का और किसानों को एक संगठन में आकर के एक दिशा में बढ़ने का। तो 4 कटिंग तक हम आपसे 70-30 में बढ़ेंगे, बाकी की 5 कटिंग हम बाहर हो जाएंगे। हम फिर आपसे 30% भी नहीं लेंगे,
क्योंकि एक बार आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा दिया, बाद में आवश्यकता है नहीं। भाई पहला ले लिया, खर्चे निकाल लिए, आपको कर्जे से बाहर कर दिया, दूसरी कटिंग में तीसरी कटिंग सिखा दिया, चौथी कैसे लेना, 40 किलो का बंच वो आ गया, तो पांचवी छठी में जरूरत नहीं है। एक बार आप सीख गए तो अगली कटिंग में फिर आपको 70-30 पे भी आना नहीं है। आप खुद से आपके घर पे कर लोगे ना, फिर 30% क्यों एफपीओ को दोगे? आपको एक दिशा मिल गई, आपको एक गाइडलाइंस मिल गई, वहां तक हम आपके साथ चलेंगे। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे पैसा कमाना, हमारा इंटरेस्ट है आपको उंगली पकड़ के एक बार ये प्लेटफॉर्म सिखाना। इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के भी अगर किसान जुड़ना चाह रहे हैं तो हमने अभी जनवरी से स्टार्टअप ले लिया है और 365 दिन हम केला लगा रहे हैं। 365 दिन हम केला कटिंग कर रहे हैं। आपके पास जब जमीन खाली हो जाए उस दिन हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। संदीप जी हैं, ये पूरा नर्मदा बेल्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला सीन है वो संदीप जी देख रहे हैं, तो इनका नंबर भी रखिए। और जब भी जो किसान जुड़ना चाहे, इसमें एक दो चीजें और, जैसे आपका काउंटर है तो हमें काउंटर वाले भी चाहिएंगे, क्योंकि हम, नमस्ते जी, खामखेड़ा में हमने अगर 20 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया, बेटी खामखेड़ा में जैसे हमने 20 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया, तो हम बड़वानी से खाद लाके नहीं देने वाले, हमको तो यहीं का काउंटर चाहिए। अब उस 20 एकड़ में खाद, दवाई, फंगीसाइड जो जाएगा वो यहीं से जाएगा। तो ऐसे जो काउंटर वाले हैं उनको हम साथ में रख रहे हैं। आपको एक श्योर हो गया कि आपके गांव में अगर 100 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ तो मटेरियल यहीं से जाएगा, और आपको किसान से पैसा नहीं मांगना है। आपको पैसा कौन देगा? एफपीओ देगा। तो एक तो आपको बल्क में एक खरीदार मिल गया आपके सामान का, दूसरा आपके पैसे की 100% श्योरिटी हो गई, माल कटे बिके नहीं बिके, यहाँ से पैसा मेरा फिक्स है, मिलने ही वाला है। किसान को क्या दिक्कतें आती है अच्छी फसल करने के लिए, कि कल उसे कुछ काम करना है और कल जेब में पैसा नहीं है, वो पैसा आएगा परसों। तो आगे पीछे जो गणित बैठता है उसमें टाइमिंग बिगड़ी तो हमारी क्वालिटी क्वांटिटी की मात्रा बिगाड़ आता है। तो किसान को ये टाइमली अगर कुछ चीजें सपोर्ट मिल गई उसको, तो वो सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। किसान के पास जमीन है, पानी करने को तैयार है, लेकिन टाइम टेबल मिसमैच हो जाता है। तो इन सब का सामंजस्य हम बिठा रहे हैं कि आप जैसे जो काउंटर वाले हमारे साथ आएंगे, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करेंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। नए लोगों का क्या है कि मतलब सोचता भी नहीं एकदम से यार क्या डालें, क्या दे, क्या नहीं। ये पूरी गाइडलाइन देंगे ना हम। जो फार्मर जुड़ेगा उसकी मिट्टी की जांच करेंगे, पानी की जांच करेंगे, 365 दिन का एक पोर्टफोलियो बनाकर पहले ही दे देंगे, भैया आप इसको पढ़ो और इसके सामने टिक मारो जो कर दिया, और जो काम कर रहे हो उसका वीडियो बना के भेजो। ये पूरा एक प्रकरण बनेगा ना उसका। जो एफपीओ के साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ भी यही नियम है, जो खुद खेती कर रहे हैं केवल हमसे गाइडलाइन ले रहे हैं उनके साथ भी यही नियम है। एफपीओ तो एक जस्ट सपोर्ट है कि आपके पास अगर फंड नहीं है तो आप आ सकते हो। फंड नहीं है या फिर अपन रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, नई चीज, नया फसल है, यहाँ पर गेहूं सोयाबीन से बाहर नहीं निकले हैं, तो केला करेंगे तो क्या होगा पता नहीं है। 2000-5000 पौधे लगाना है, चलिए कोई रिस्क नहीं। मिनिमम 3000 पौधे से हम शुरुआत करते हैं जिसके साथ जुड़ रहे हैं। एक 3 एकड़ 5x9 3000 पौधे। उसमें भी 2-3 कंडीशन है कि अगर आप 3 कटिंग तक ही जाना चाहते हो तो 5x7। किसके? केले की बात? केले की बात कर रहे हैं। 3 कटिंग तक जाना चाहते हो 5x9। हाँ, मैं पूरा कंप्लीट बतलाता हूँ, ऐसा आता है नहीं कभी 5x9 क्योंकि अभी तक हमने समझा नहीं ना, उस दिशा में हमारे गांव में लगाया नहीं, किसी ने देखा नहीं, तो ऐसा लगता है। क्योंकि जो भी जितने पौधे बेचने आए हैं उन्होंने 5x5 के आगे बात ही नहीं करी। 6-5 तो अभी 2 साल से बोलना चालू है। क्यों? किसान पाठशाला ने पूरे भारत में समझा दिया है कि 5x5 में सिगाटो का आएगा तो कभी जाएगा नहीं। आप बलराम जी हैं क्या? हाँ, बलराम नहीं तो वीडियो देखते रहते हैं। सभी पौधे बेचने वालों को समझ में आ गया कि 5x5 की बात करते हैं तो किसान क्रॉस क्वेश्चन करता है, सिगाटोका का क्या इलाज है? तो 5x5 में सिगाटोका जायेगा नहीं, तो पौधे बेचने वालों को समझ में आ गया 5x6 बोलना पड़ेगा। 5x7 बोलने की अभी हिम्मत नहीं है जो पौधा बेच रहे हैं। तो उनको क्वांटिटी बेचना है।
क्वांटिटी बेचना है ना, लेब बना लिए तो पौधे बेचना ही पड़ेंगे। हालांकि इत्तेफाक है कि लेब मेरे पास भी है, लेकिन मैं पौधे नहीं बेचता हूँ, वो अपने आप बिकते हैं। लेब मेरे पास भी है, 3 करोड़ पौधे बनाने की कैपेसिटी है रेवा फ्लोरा की। तो सही चीज है केले में कि 5x5 अगर लगाएंगे तो 13 से 14 महीने में कटिंग आती है, सिगाटो का आएगा, बहुत अच्छी दवाइयां लगेगी और 20 से 22 टन माल काटेंगे 1 एकड़ में। सिगाटो का मतलब क्या? फंगस आती है, पत्ते खराब होते हैं, जंग जैसा धब्बा लगता है, और पत्ते कम होते हैं तो माल खराब होता है। हाँ, 5x6 पे जाएंगे तो 11 महीने में माल कटेगा, 1450 पौधे, एक अच्छी कटिंग आएगी, दूसरी आएगी नहीं लेते, मुश्किल से अगर कुछ नॉर्म्स फॉलो कर लिए तो दूसरी थोड़ी ठीक ठाक आएगी, लेकिन उसका पहली से रेट कम होगा। शुरुआत होती है केले की सही 5x7 से, कि 5x7 पे गए 1250 पौधे, तो एक बार प्लांटेशन करके कम से कम 3 कटिंग अच्छी ले सकते हो, 3 बार उसकी कटिंग अच्छे से, 2 साल में 3 कटिंग ले सकते हो। तो ये एक उसका एडवांटेज है 5x7 का। बीमारियां कम आएगी, फंगस कम आएगी, जो व्यापारी माल लेने आएगा वो थोड़ा 10 पैसा रेट ज्यादा देगा, ये 5x7 की खूबसूरती है। 5x8 पर गए तो एक बार प्लांटेशन करके कम से कम 5 कटिंग बहुत सुंदर लोगे, मिनिमम 5 कटिंग, 5 साल में आप 8 कटिंग भी ले सकते हो। 5x8 पर 1100 पौधे आएंगे, बीमारियां कुछ आएगी नहीं, कटिंग हर कटिंग 8 महीने में आएगी, पहली कटिंग 10 महीने में, बाकी हर कटिंग 8 महीने में आएगी। और इसके आगे जो केले को चाहिए अगर वो करते हो तो उसका नॉर्म्स है 5x9, 45 स्क्वायर फीट। एक ही बार केला लगाना है जीवन में, आपके बच्चे के बच्चे भी केला काटेंगे, कभी केले की फसल को बदली नहीं करना। जैसे आम का पेड़ 40 साल का एग्रीमेंट, ऐसे केला एक ही बार लगाना है, बाद में केवल उसका ध्यान रखना है। 5x9। तो हम अगर हमसे पूछोगे कि सही क्या है तो हम बोलेंगे 5x9 सबसे सुंदर ग्राफ है, कम खर्चा, ज्यादा उत्पादन। तो प्रोडक्शन पे फर्क नहीं आएगा भैया? जैसे उत्पादन पे, जैसे ज्यादा गाला हो गया तो, हाँ, ज्यादा गाला हो गया तो उत्पादन कम हो सकता है, एवरेज कम आएगा ना, पौधे संख्या कम हो जाएगी। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है, केले में थोड़ा सा द्वंद है। हम 1 एकड़ जमीन को मानते हैं 43,560 स्क्वायर फीट। इस 1 एकड़ जमीन में जो सूर्य की रोशनी गिरती है, फोटोसिंथेसिस से जो भोजन बनता है और उससे जो बायोमास डेवलप होता है, वो डेवलप होने की एक फिक्स प्रक्रिया है कि 25 से 35 टन आपका निकलेगा। 5x5 पे पौधा लगा लो, 5x5 पे पौधा लगा लो, 5x6 पे लगा लो, 5x9 पे लगा लो, 25 से 35 टन उत्पादन आएगा। क्योंकि उस खेत में जो डाइवर्सिटी में जो फोटोसिंथेसिस हो रही है 10,000 कैंडल रोशनी की, वो इसके इर्द गिर्द हो रही है। अब आपको एवरेज मानना पड़ेगा 1 एकड़ में से 25 से 35 टन, मतलब 30 टन का बीच का रेशो। तो 30 टन लेना है तो 5x5 लगाओगे तो भी 30 टन आ सकता है, 5x9 लगाओगे तो भी 30 टन आएगा। लेकिन फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा कि 5x5 में घनत्व बढ़ गया, एक दूसरे में होड़ पड़ गई धूप को सोखने की। तो जब 5x5 का पौधा 5 महीने के बाद एक दूसरे में पत्ते ओवरलैप करना चालू होता है, तो फिर वो पतला पतला भगता है। 5x5 का पौधा ऐसा दिखेगा, 5x7 के ऊपर का पौधा ऐसा दिखेगा। ये बेसिक फर्क है। खेत में जाकर के थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो तना ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ धूप लग रही है, तो ये मैच्योर्ड हो रहा है। हाइट कम रहेगी 5x7 के आगे, 5x5 वाले की हाइट ज्यादा रहेगी। गिर पड़ की 90% संभावना है 5x5 में। पतला पतला गया, वो धूप लेने के लिए हाइट बढ़ गई। तो जब ऊपर से फोटोसिंथेसिस होने के लिए, जब उसको भोजन पचाने के लिए धूप चाहिए, जब क्या होगा, जब फ्लावरिंग निकलता है, जब कमल आता है, उस समय ऊपर के पत्ते जो धूप लेते हैं वो ठीक रहेंगे, जो नीचे के पत्ते हैं वो हरे पत्ते ड्रॉप हो जाते हैं। जब उसको बहुत ज्यादा भोजन की आवश्यकता है, जब कमल बाहर आता है, उस समय अगर 5x9 का है तो कमर तक के, घुटने तक के हरे पत्ते मिलेंगे। जब कमल बाहर आता है उस समय ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो उस समय आपको 5x8 का, 5x9 का डंडा मोटा मिलेगा।
5x5 का डंडा पतला मिलेगा, इसमें हरा पीला कलर मिलेगा, इसमें पीला हरा कलर मिलेगा। ये घनत्व के कारण धूप अंदर नहीं जा रही, तो ये अनमेच्योर्ड है, बचपना है। इसके डंडे का, इसके केले का कलर देखोगे तो पीला हरा है। यहाँ घनत्व धूप हवा अंदर जा रही है तो ये हरा पीला आएगा, ये मेच्योर्ड है, ये वयस्क है, ये जवानी पर है। ये माल कटते तक बचपना दिखेगा, अनमेच्योर्ड है। तो इस केले में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम है, 5x5 न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, क्योंकि पत्ते कम है, क्योंकि धूप कम है, क्योंकि हवा अंदर का संचार कम हो रहा है। इसमें पत्ते ज्यादा रहेंगे, डंडे की मोटाई ज्यादा रहेगी, हवा और धूप अंदर बाहर ज्यादा होगी, तो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें ज्यादा होगी। तो इसमें मतलब जस्ट फिर लाट का वेट डबल हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, 1.5 गुना होता है। 18 की मतलब 35 हो जाएगा क्या? यस 9-5 का। यस। इसमें होता क्या है, मेरा एक आधा 5x5 है, 6x5 है। तो आप ये जो पतझड़ हो रही है ना, बहुत ज्यादा हो रही है। तो 5x6 में अलग दिख रहा होगा, 5x5 थोड़ा अलग दिख रहा वो फिर होगा। जेडी है तो उसमें कम हो गया इस बार, लास्ट टाइम खूब। लेकिन जो 6x5 में भी है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा मतलब वो गिर भी रहे हैं। ग्राफ गलत है, वो भी उसका कारण क्या है? मैंने बताया ना, धूप अंदर नहीं जाएगी इसलिए हाँ। अनमेच्योर पौधे जो अपन ने बांध बुना दिए सब करके, सुनो। फिर भी कम से कम 20% पौधे गिर चुके हैं। ये जो पत्ता ओवरलैप हुआ, हाँ वो तो टकरा गया। ठीक है, तो इस पे छांव है, इस पे धूप है, हाँ, तो 40% पत्ते कुछ काम के नहीं है, या नीचे तो हो। वो ड्रॉप हो जाएंगे या धीरे धीरे झुक सुस्त गए। अवस्था में चले झुक जाएंगे। गए वो। तो वो न्यूट्रिशन गेन कम करेंगे, तो वो जो लाट है, तना है, उसको कसावा कम मिलेगा। एक्चुअली कमर पे। हाँ, केला जो है ना वो प्याज के जैसा है। प्याज के छिलके उगाड़ दो, हाँ, अंदर कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। केले के भी छिलके खींच दो, अंदर कहीं नहीं मिलेगा, लाट तना नहीं है कहीं। पत्ते का ही बना हुआ है। पत्ते चिपके हुए हैं, हाँ, 50 पत्ते चिपके हुए हैं, उन पत्तों के चिपके हुए का तना है। तो जैसे ही पत्तों में न्यूट्रिशन वैल्यू कम, तो पत्ता होता है ढीला। ढीला होता है तो फिर उसकी टूटने की, गिरने की, गिर पड़ की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जैसे ही हवा और धूप लगती है तो वो पत्ता कसावा रहता है, मेच्योर्ड होता है, मजबूत होता है, तो उसकी गिर पड़ नहीं होती है। ऐसा है। फिर बांधने की भी जरूरत नहीं है क्या? कोई जरूरत नहीं, अभी हमने प्रत्येक पौधे को बांधा है, फिर भी 20% लगभग गिर चुके हैं मेरे। फिर भी गिर रहा है। तो फिर भी ये बहुत नुकसान बातें छोटी छोटी सी है। एक्चुअली हुआ क्या है, हम किसानों तक जो मार्गदर्शन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पौधे बेचने वालों से, नर्सरी वाले। खाद बेचने वालों से। तो ये दोनों का मार्गदर्शन किसके इर्द गिर्द है? खाद ज्यादा कैसे बिके, प्रति हजार पौधे ज्यादा कैसे बिके, सही बात। ये कॉम्बिनेशन वाली गाइडलाइन हम किसानों तक आई। व्यापारी को एक्चुअल चाहिए, उसको पता नहीं कि मैं कौन सी गाइडलाइन का माल लूं। उसको ये पता है कि इस बगीचे में कलर अच्छा आया, इसमें कलर नहीं आया, जो दिखेगा वो बिक रहा है, उसको तो वही चाहिए। ठीक है। तो उसकी बात कोई करता ही नहीं। हम बात कर रहे हैं व्यापारी, हम बात कर रहे हैं जहां से पैसा किसान के पास आने वाला है। उसके पास जो हम माल भेजें, वो गाड़ी पास होना चाहिए, उसने रिपीट बोलना चाहिए कि कहां से गाड़ी बनी, वहीं का माल चाहिए। तो आपके माल की वक्त बढ़ गई। तो वो कब होगा? जब उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू। वो कब होगा? जब केला वहां पहुंचा 3 दिन में। आज माल कटा, चंडीगढ़ जाएगा 3 दिन, जाएगा। जम्मू कश्मीर जाएगा 4 दिन। ये जो 3 से 4 दिन का ट्रांसपोर्ट है, इसमें वो सहन हो रहा है। उसके बाद चेम्बर में 4 दिन उसको लगा पकने के लिए, 8 दिन। उसके बाद ठेले पर 2 दिन 3 दिन लगा बिकने के लिए। तो ये 11 दिन क्या मेरा केला आज दराती लगी। और 11वें दिन जो कंज्यूमर ने, वहां से खाने वाले ने 1 दर्जन केला लिया और घर लेके गया, तो वो भी 2 दिन फ्रिज में रखेगा, उसी दिन खत्म नहीं होगा। तो 15 दिन तक क्या मेरे केले की चलने की कैपेसिटी है कि वो यहाँ से झड़ रहा है, टूट रहा है? जो पंजा रहता है यहाँ से टूट जाता है, गीला हो रहा है। गीला हो रहा है, तो उसमें सफेद सफेद रोए आ रहे हैं, उसमें दाग जल्दी आ गया, वो छिटार मिटार जल्दी हो गया, पल पल जल्दी हो गया, मछली कितने % है, ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं। तो क्या मेरा केला इतना सब गुणवत्ता का है? तो वो कब आएगा? जब उस पौधे में पत्तों की संख्या ज्यादा रहेगी। आज हमारी संस्था जो माल खरीद रही है, वो खेत में जाकर क्या देखती है कि आपके झाड़ में पंजे कितने हैं और आपके झाड़ में पत्ते कितने हैं, जीवित। हाँ, हरे पत्ते। हरे पत्ते। जिस दिन माल कटना है, आपके
घर के अंदर अगर 9 पंजे हैं तो क्या आपके पौधे में 9 पत्ते हैं? तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है हम किसानों के बीच में। हमें चाहिए साफ सुथरा खूबसूरती वाला प्लॉट, हमें चाहिए ज्यादा पौधे वाला प्लॉट जिसमें सिगाटोका बहुत आएगी फंगस। तो सिगाटोका वाला फिर एग्रोनॉमिस्ट को आप बोलोगे तो भैया पत्ते काट के बाहर फेंक, ऐसा होता है। हाँ। सिगाटोका वाला, खराब जंग वाला, जो सुस्त हो गए उनको बाहर करो, पत्ते काट के बाहर करो। हाँ। वो बोलते हैं हरे भी करवा दिए। नीचे वाले बोले फालतू भोजन खा रहे हैं। ये सब अधूरा गाइडलाइन है। जिसने बोला ना फालतू भोजन खाता है उसके पास फालतू ज्ञान है। एक्चुअली क्या है, प्रकृति के अंदर कोई भी पौधा, केवल केला नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, कोई भी पौधा, उसने जो पत्ता बनाया, वो पत्ता बनाने में जितनी एनर्जी लगी, जब वो उसकी उम्र पूरी करता है तो वो पत्ता चोंच पे से पीला पड़ता है और रिवर्स होता है। अब ध्यान से देखना, किसी भी पत्ते को, जो पत्ता मुंह पे से पीला पड़ के, पीपल का हो, बरगद का हो, केले का हो, मिर्च का हो, जो मुंह पे से पीला पड़ के रिवर्स हो रहा है, वो अपना सारा भोजन वापस अपने तने को दे रहा है और फिर रिवर्स होकर के धीरे से झुक जाएगा। उसने सारा भोजन अपने पौधे को रिटर्न दे दिया, ये प्रकृति का नियम है। तो उसको काट दिया तो वो भोजन रिवर्स दे नहीं पाएगा, वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया, वो भोजन गया। और जब वो झुका, केले का पत्ता झुका, तो ये लाट को ढक लिया। हाँ। ढक लिया तो अब आपकी ठंडी आई तो लाट को लगेगी या पत्ते को लगेगी? पत्ते को लगेगी। तो ये काम कर रहा है स्वेटर का, नैसर्गिक प्रक्रिया है। हमने पत्ता काटा तो एक तो अगर उसमें कुछ हरापन है तो वो हमने काट के फेंक दिया, उसको घाव दे दिया। दूसरा, अब जो ठंड आ रही है वो तने को लग रही है, तने को लग रही है तो तने के जो पत्तों का कसाव था वो ढीला हो रहा है। अप्रैल मई में गर्मी आ रही है तो गर्मी पौधे को लग रही है। अप्रैल मई में जो पत्ते झुके हैं वो तने को गर्म हवा लगने से रोकेंगे, ठंडी में जो पत्ते झुके हैं वो उनको ठंडी लगने से रोकेंगे। तो ये पत्ते ढीले होंगे, फिर गिर पड़ोगी। मतलब कुल मिला के पत्ते नहीं काटना कभी, एक पत्ते को भी हाथीज नहीं लगाना। कब काटना है? जब पूरा माल कट जाए। हाँ, साफ सफाई में उस समय सूखे पत्तों को काटना है। माल कट जाए हाँ। उस समय भी हरे पत्तों को नहीं काटना है, सूखे पत्ते को काटना है, माल कटने के बाद भी। क्योंकि आपका वो हरा पत्ता पूरा न्यूट्रिशन रिटर्न दे रहा है और ये बच्चा स्पीड से बढ़ेगा। आपने सारे पत्ते काट दिए, लाट को काट दिया, तो ये पौधा धीरे चलेगा, जड़ी वाला। हाँ। आपने हरे पत्ते और लाट को खड़ा रखा है, केवल डंडा कटा है, तो वो डंडा रिवर्स हो रहा है, तो ये सारा न्यूट्रिशन बच्चे को दे रहा है। कि वो खुद ही फल फूल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो बच्चे को दे रहा है। बच्चे को ही दे रहा है। बच्चे तो को मतलब अभी जैसे अभी कटिंग हो जाए उसके बाद उसको पूरा पौधा नहीं काटना है? पूरा नहीं काटना है। फिर एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 हरे पत्ते रखना है उस मेन पौधे पर, ताकि उसको फंगस नहीं लगे और वो अपना सारा न्यूट्रिशन जीवंतता में अपने बच्चे को दे। तो आपको बच्चे को खाद ही नहीं डालना पड़ेगा और पूरा माल पक जाएगा। वो कब नष्ट हो जाएगा? वो नहीं होगा, वो धीरे धीरे आएगा ना रिवर्स, ऑटोमेटिक आएगा और पूरा खत्म हो जाएगा, केवल सूखा पत्ता बचेगा। पूरा वो तना निचोड़ लिया जाएगा 3-4 महीने के अंदर। 5 फीट हाइट से पूरा काट देंगे। हाँ, तो ये जो काट रहे हैं ना, अच्छा, कटने के बाद भी नहीं काटना उसको अभी? हाँ। सिर्फ हरे पत्ते रख लें उसमें? 3 हरे पत्ते कम से कम चाहिए, 3 या 4 पत्ते, मिनिमम 3। अब आपने कंधे की हाइट से काट दिया तो क्या होगा, ऊपर का गया और जहाँ दराती लगी वहाँ फंगस आना चालू हुआ। हाँ, काला पड़ता है। ऊपर का मुंह सड़ना चालू हुआ। अब वो नेचुरल रिवर्स नहीं हो रहा है। हाँ। अब वो सड़ के रिवर्स हो रहा है। तो सड़ के रिवर्स हो रहा है तो आपका जो बच्चा रखा है अगली फसल के लिए, उसको आपको खाद दवाई डालना पड़ेगी। हाँ। और ये पूरा न्यूट्रिशन अगर आता है तो इसमें खाद दवाई नहीं लगेगी, बिना खाद दवाई के आपका माल पकता है। अच्छा, ऐसा है क्या? मैंने मैंने बताया ना आपको, एक तो पौधे बेचने वाले गाइडलाइन देते हैं, दूसरे खाद बेचने वाले गाइडलाइन देते हैं। तो दोनों की दुकान चलनी भी चाहिए ना। तो हम किसानों के पास जो गाइडलाइन है वो दोनों से आई है। हमको आज तक ये सब नई बातें बता रहे हैं आप, ये मत काटो वो मत, हम तो अभी यही बात सही है। हाँ, वही सही है। एक्चुअल में हम जब केले की खेती करवाते हैं किसान से, तो हम प्रोडक्शन कास्ट पे जाते हैं, ऐसे कंपनी के जैसे ट्रीट करते हैं कि आपने 1 एकड़ का केला लगाया तो 1 एकड़ में केला निकलेगा, उसकी प्रोडक्शन कास्ट क्या है, कंपनी के जैसे R&D करके पहले ही दिन हम पेपर पे रखेंगे कि हम 1 एकड़ में इतना खर्चा करेंगे और इतने टन का हम टारगेट कर रहे हैं। 25 टन का टारगेट करेंगे
और 50,000 का खर्चा करेंगे। 2 रुपए किलो का प्रोडक्शन कास्ट पर हम जाते हैं केले में। मैक्सिमम हमारा प्रोडक्शन कास्ट 2 रुपए किलो का, और बिक्री हम बॉटम रेट तय करते हैं 5 रुपए किलो। 3 रुपए नेट प्रॉफिट चाहिए, नहीं तो उस दिशा में आगे मत बढ़ो ना, गेहूं सोयाबीन करो। अगर आपके पास R&D का डाटा नहीं है, आप अंदाज पंचे दामोदर जा रहे हो, तो फिर होगा क्या? 5 रुपए किलो प्रोडक्शन कास्ट आएगी। मतलब क्या? रिसर्च डेवलपमेंट का डाटा नहीं है आपके पास कि मैं जो खेती कर रहा हूँ मैं किस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपके पास उस दिशा का जानकारी नहीं है तो फिर आगे बढ़ना गलत है। तो हम जिस दिशा में आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे केला किसानों ने पानी उठवा लिया, अपने बच्चों को बोल दिया केला नहीं लगाना। तो इसमें केले की गलती है कि किसान की गलती है? 2 रुपए किलो माल बिक रहा है, 5 रुपए किलो माल बिक रहा है, तो किसान बोलता है ये केला गलत है, आज के बाद मेरे घर गांव में केला नहीं होना। तो ये केले की गलती है कि किसान की गलती है? उसने जो खर्चा किया 7 रुपए किलो का, किसने बोला भाई? आपके पास जानकारी का अभाव। तो पहले जानकारी निकालो भाई, सही चीज है क्या हमारे पास? सही चीज ये है कि हम पहले से नियंत्रण में रहे कि मैं 2-2.5 रुपए किलो के ऊपर खर्चा नहीं करूंगा। तो मेरे पास पेपर में मैंने 2 रुपए किलो किया, इमरजेंसी है 2.25 तक जाएगा या 2.25 तक जाएगा प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा, और मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 5 रुपए किलो बेचूंगा, तो मैं इस तरह की क्वालिटी बनाऊंगा और इस मार्केट में बेचूंगा। तो उस दिशा में आगे बढ़ो। तो FPO जो बोल रहा है वो हम यही बोल रहे हैं कि आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो हम आपको 5 रुपए किलो के बॉटम रेट की श्योरिटी देते हैं। 100% गाइडलाइन फॉलो करोगे, 100% हमारे साथ चलोगे तो 5 रुपए के नीचे नहीं बिकेगा। ऊपर जो मार्केट रेट रहेगा वो रहेगा, नीचे 4 रुपए 3 रुपए 2 रुपए में माल नहीं बिकेगा, इसके ऊपर ही बिकेगा। ऊपर जो मार्केट रेट रहेगा वो प्रोडक्शन कास्ट 2 रुपए किलो की। तो अब आप निश्चिंतता से आपके केले की खेती में मेहनत कर सकते हो, सही दिशा में आगे बढ़ सकते हो। और एक बार लगा के पहली जड़ी अगर आपकी 25 टन की आती है 1 एकड़ में, तो रटून आपका 28 से 30 टन आएगा, तीसरी आपकी 32 टन आएगी, चौथी आपकी 35 टन आएगी, और 4 साल के बाद एक फिक्स होगा, क्योंकि 5x9 पर 4 साल में एक पत्तों का साइज बनेगा। 5x9 के पत्ते का साइज कितना बड़ा आता है पता है? ये सिंह साहब खड़े हैं ना, वहां से इतना बड़ा पत्ता आता है। 8 फीट 9 फीट का 10 फीट का पत्ता आता है, एक ऐसा बड़ा पत्ता। उसके बंच का साइज आता है लगभग 40-45 किलो का। उसमें हम रखते हैं 10 पंजे। हमारे यहाँ आता है 18 किलो, हम उसमें रखते हैं 10 पंजे, 8 पंजे है ना। तो ये 15-18 किलो 20 किलो में 8 से 10 पंजे रखेंगे तो इतनी सी केली बनती, 9 इंच की आखिरी केली बनती। अच्छा जो रेट देता है ना वो 9 इंच को बोलता है केली, 12 से 17 इंच को बोलते हैं केला। तो हम केला बनाना अभी सीखे ही नहीं है, बहुत सीखना है हमको अभी। और जिन किसानों के पास वो 4-5 इंच की छर्री रहती है, दिल्ली मार्केट बोलता है उसको छर्री, 4-5 इंच नीचे की, तो फणी हाँ। तो वो ज्यादा निकलती है हमारे केलों में। यहाँ एक छोड़ के जाता है, ढेर लग जाता है, एक छोड़ के जाता है, ढेर लग जाता है। अगर कमल निकला हाँ। उस दिन हम तने की मोटाई नापें, हाँ। उसमें 4 का भाग दे करके उतने पंजे रखें, तो माल काटने वाला एक छोड़ के नहीं जाएगा। मतलब 30 हुआ तो 8 रखो। सबसे सरल सहज सूत्र है। आप कितने सेंटीमीटर बना लेते हैं आपके खेत में? नहीं, मैं नहीं बना पाता हूँ, हर किसान अपने खेत की तासीर के हिसाब से बनाता है। तो किसी के यहाँ 28 का भी आएगा, किसी के यहाँ 32 का आएगा, किसी के यहाँ 40 का भी आएगा। मतलब केला कैसा है, मुर्रा भैंस के जैसा है, आटा और बाटा डालोगे उतना दूध देगा। तो केले को आप कितना खिला सकते हो, उतने तने की मोटाई आएगी और उतना वजन आएगा। लेकिन क्वालिटी खिलाने से नहीं आती है, क्वालिटी आती है कि आपके तने की मोटाई जितनी है उसमें 4 का भाग दो। हाँ। पंजा निकला उस समय स्प्रे करो, अगर ठंडी है तो बंच कवर पहनाओ। तो ये आते हैं क्वालिटी पैरामीटर, ये खिलाने से नहीं आता है। खिलाने से केवल वजन कम ज्यादा हो सकता है। 40 किलो का बंच है और ऐसा बाल्टी है, हाँ, तो बिकने में दिक्कत आएगी। बाल्टी में दिक्कत आती है। 15 किलो का बंच है और सिलेंडर है, तो पहले ये बिकेगा। 5x8 का एक हमारा प्लॉट है अभी। थोड़ा और कम कर सकते हैं क्या? 9 से नीचे 5x5? कारण क्या, कम क्यों करना है?
और ज्यादा क्यों करना है? पहले तो इसको सोचो, फिर बोलो कम कर सकते क्या। नहीं, मेरे को वो थोड़ा डाउट हो रहा कि जस्ट डबल 18 को 36 हो जाएगा। हाँ। 36 किलो निकला। ये थोड़ा नहीं तो कहीं कहीं को निकले यार बड़े भाई, कहीं कहीं को निकले। तो मेरे को थोड़ा डाउट है। विजय सरपंच ने जो मौसम लगा था, हम्म। 21 किलो 40 किलो को बच्चों अपन दिल्ली चलो जाए। कल 5/8 पे एक माल कटा। आप 5/8 में संतुष्ट है? नहीं, मैं तो 5/9 के नीचे बातें नहीं करता, लेकिन किसान लगा लेते हैं। लंबू चलो थोड़ा 10-15 साल का करना तो बराबर 18 दूनी 36 निकालूंगा फिर यार वो। लंबू पीरियड भी चला पूरा खेत को आजीवन में जैसा नहीं, मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। घर से संपाद जिले में 5/7 लगाओगे तो 3 कटिंग बहुत अच्छी आएगी। 5/8 लगाओगे तो कम से कम 5 कटिंग बहुत अच्छी आएगी। आप 5 कटिंग में संतुष्ट है, 5/8 लगाओ। 5/9 पे जाओगे तो जीवन भर कटिंग अच्छी आएगी, कभी माइलेज नहीं बदलना। आप डिसीजन लो, आपको क्या करना है। खेतों का सुपरत 5/9 अभी तो आप देखते आए होंगे ना। ढेरों प्लाट हम लगाते हैं। मैं आपको 5/8 की कल हमारी जो गाड़ी कटी उसका वीडियो दिखाता हूँ। केले के पंजे का साइज देखना, उसकी क्वालिटी देखना, उसको समझना। हेलो 5/8 पे है। नीचे सबसे नीचे का पंजा देखो कैसा है। सोहन भाई के काका का है, उनके खेत के सामने का। सबसे नीचे का पंजा है, देखो उसकी लेंथ 9 इंच का नीचे का है। नीचे वो लाल धागा बंधा हुआ है, निशान किया है कि कब पंजा आया था। जड़ी के सामने वाला। जड़ी के सामने वाला। कल पहली गाड़ी कटी है। ये छोटी सी चीज है, यहाँ के व्यापारी को भी नहीं, गधे को पता है कि दराती से काटना है कि प्लास्टिक के धागे से। चलो काल मैं सब व्यापारी को सिखा रहा हूँ, तुम ऐसे काटो तो यहाँ ज्यादा और खरीदार आएंगे। अभी ऊपर के पंजे का साइज देखना कैसा है, ये बीच वाला पंजा है। अभी तो 3 उतारी है, 8 पंजे हैं उसमें। ये कट गया, ऊपर का ऐसा छर्रा है, वो 12 इंच का है, पूरा ऐसा फैला हुआ है। तब आपका रेट मिलेगा ना। अभी अंदर बगीचे में देखना हाइट कैसी है। ये लड़का बगीचे में गया अंदर, कितनी हाइट है, गिर पड़ भी नहीं होगा। अभी देखो, इसमें हम बोलते हैं जितने तने की मोटाई है उतना वजन देंगे। और साइड में बच्चा खड़ा है, हाँ झिकझेक, साइड में ये बच्चा खड़ा है, बच्चे की हाइट देगी। हाइट बढ़ा दिया ना, पर जरा सी लड़की साइड में बच्चा देख रहे हो, ये कंधे तक है। माल कट रहा है 10 महीने में, ये लगाया था फरवरी में, अभी दिसंबर है। 10 महीने में माल कट रहा है। 10 महीने में पहली कटिंग, रेट सबसे अच्छा, और जड़ी इतनी बड़ी 5/8 में। 5/5 में जड़ी कब छोड़ोगे? जब माल आधे से ज्यादा कट जाएगा, फिर सोचोगे अब जड़ी छोड़ना है, क्योंकि जगह नहीं है ना वहां पर, धूप और हवा लगेगी। तो दूसरी कटिंग आपकी आधी तो पहले जो हो गई, बचपना तो आ गया। माल कट रहा है उस दिन आपकी जड़ी की हाइट कितनी? 5/9 पे हम हर 6 महीने में माल काटते हैं। मतलब पौधे से ये 9 रखें, ये कोई सा भी 9 रखें, कोई दिक्कत बीच को बढ़ाओ ना, पौधे से पौधा 9 हवा से और लाइन से लाइन 5, 5। ताकि इधर से भी गर्म हवा नहीं घुसे। और इधर झिकझिक करेंगे तो 9 मतलब 4.5 हो गया। मतलब बेड से बेड 5 ही रखना है। बेड से बेड केवल 5 रखना है। पौधे से पौधा 9 है तो उसके सामने पौधा आएगा, झिकझिक कर लेंगे, झिकझिक ही करना है, ताकि इस तरफ 4.5 हो और इस तरफ 5 हो। तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर बाहर ना निकले, झिकझिक रहे, और पौधा पूरा सराउंड आएगा, पूरा पौधा सराउंड आएगा। यहाँ एवरेज वेट क्या आया इनके? अभी 22 से 25 के बीच में। कल गाड़ी कटी, पहली कहाँ कटी पे? थी अंजड़ केशरपुरा। ये काली मिट्टी अनुकूल नहीं होती क्या? प्योर काली बहुत अनुकूल है, पूरी भारी जमीन है, पूरी भारी जमीन सबसे अच्छी है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बतलाता हूँ। केला लग रहा था नर्मदा बेल्ट में ज्यादा, हाँ। मोड़ा खड़ा पीली माटी, हाँ। वहाँ ज्यादा लगता था। हाँ। तो एक वो धारा चली है कि पीली मिट्टी सबसे अच्छी। ड्रिप अगर है तो दुनिया की कोई सी भी मिट्टी है वो अच्छी है, क्योंकि ड्रिप से हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। काली मिट्टी पानी ज्यादा पकड़ती है, तो उसमें ड्रेनेज चाहिए, तो आपका व्यवस्थित बेड प्रबंधन चाहिए। बेड अगर गड़बड़ है, नाली में काली मिट्टी में ड्रिप डाल के लगा रहे हो तो गलत है, आपका वादा नहीं आएगा, लंबाई नहीं जाएगी, कलर शाइनिंग में दिक्कत आएगी। तो मुद्दा क्या है, जिस तरह की जमीन हो उस तरह की गाइडलाइन चाहिए। अभी
हम जहाँ नर्मदा बेल्ट में है, यहाँ एक तरह की जमीन नहीं है, अलग अलग है। नर्मदा जी के पास पीली है, हाँ। जैसे ही ऊपर चढ़े बहुत काली आ जाएगी, जैसे ही 2 किलोमीटर आगे गए तो पथरीली, चुनखड़, मुरमाड़ वाली आ जाएगी। तो ये अलग अलग जमीनों का प्रकार है। अब एग्रोनॉमिस्ट जिनसे हम गाइडलाइन लेते हैं, अगर वो एग्रोनॉमिस्ट हैं जिनसे हम गाइडलाइन लेते हैं और सही में वो गाइडलाइन देने वाला है, तो मिट्टी के हिसाब से गाइडलाइन दे। तीनों मिट्टी में अच्छा आना चाहिए। हमें जो गाइडलाइन देते हैं वो क्या करते हैं, जिनसे हमने पौधे लिए 365 दिन का एक पर्चा दे देंगे। जनवरी में लगाया तो भी ये, अप्रैल में लगाया तो भी ये, अगस्त में, जुलाई में लगाया तो भी ये। नर्मदा बेल्ट वाला लगाता है, पीली मिट्टी वाला तो भी ये गाइडलाइन, काली मिट्टी वाला लगाता है तो भी ये, और किसी ने पहाड़ के किनारे लगाया है, मुरमाड़ में जहाँ गड़तिया चलता है तो भी ये गाइडलाइन। तो प्लाट तो अलग अलग ही बनेंगे ना, क्योंकि गाइडलाइन सब में एक है। तो इसका मतलब हम जिससे गाइडलाइन ले रहे हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो सबसे उपयुक्त समय कौन सा रहता लगाने का? जिस दिन हमारे पास 365 दिन का पानी हो और जिस दिन हमारे जेब में 365 दिन का पैसा हो, थोड़ा थोड़ा खिलाने के लिए, वो दिन सबसे उपयुक्त है। नहीं, हमने सुना जून में ज्यादा उपयुक्त होता है। ये पहले होता था। पहले कब? जब व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं था, जब बड़े मॉल नहीं बने हुए थे, जब बड़े बिग बाजार, बिग बास्केट जैसे होम डिलीवरी वाली कंपनियां नहीं थी, जब माल अच्छा कब बिकता था? रमजान, श्रावण, नवरात्रे। तो ये उपयुक्त समय था कि उस समय माल कटना चाहिए। आज 365 दिन माल बिकता है, क्वालिटी मांगते हैं। बिग बास्केट इंदौर में है, जिसको फोन लगाओ तो घर पे आता है वो सब्जी भाजी केला देने के लिए। ऐसे हर बड़े शहर में बिग बास्केट आ गया है, बिग बाजार आ गया, रिलायंस मॉल आ गए। इनको 365 दिन क्वालिटी का माल चाहिए। हमारे पास जब सुविधा हो, जब अच्छा टाइम, यहाँ से बाहर निकलो। देखे तो जैसे ये अभी आया, अपन ने दिसंबर में लगाया, अभी ठंड में आ रहा है, ये 2 रुपए में बिक रहा है। अगर ये भाव अपन जून में लगाए, फरवरी में आए, तो थोड़ा बाजार भाव में सुधार रहे। 7 रुपए में ले रहे हैं, ऐसा माल है। कल 7 में गाड़ी लगाएंगे, नहीं है। यही बात है ना। मतलब मुद्दा मैं क्या बता रहा हूँ, 2 रुपए में बिकना, ये सबसे बड़ा गड़बड़ है। व्यापारी को परतान नहीं खा रहा, इसलिए वो 2 रुपए में ले रहा है। अभी ये माल जो 7 रुपए में लिया, 8 पंजे का, 5x8 का, इसमें भी व्यापारी कमा रहा है ना। वो उस मार्केट में बेचेगा, 2 रुपए वाला झाबुआ जाके बिकेगा, उज्जैन में बिकेगा। हमारे केले की लेंथ कम है, वो पकने के बाद हल्दी पीला कलर नहीं हो रहा है। अभी यहाँ हम बैठे हैं तो पीले कलर की परिभाषा अलग है। एक ये डब्बी का पीला कलर है, एक ये थैली का पीला कलर है, एक ये पीला कलर है। इसमें हल्दी पीला कलर कौन सा है? वो थैली का। केला पकने के बाद वैसा दिखना चाहिए, ऐसा पीला दिखेगा, ये बिकेगा कम। ये मार्केट के नॉर्म्स है कि आपका केला यहाँ से जाने के बाद राइपनिंग चेम्बर में पकने के बाद हल्दी पीला कलर आ रहा है क्या, उसकी डिमांड ज्यादा है। फिर आपके केले की लेंथ कितनी है, उसकी डिमांड ज्यादा है। जो दिखता है पहले वो बिकता है, टेस्ट बाद में आएगा। और कोरोना के बाद में, कोरोना आने के बाद में सब लोग किस दिशा में सोच रहे हैं कि न्यूट्रिशन वाले फूड खाएं। और केला सबसे ज्यादा पोटाश उठाता है। पोटाश केले को लगता है, हाई पोटेशियम लविंग प्लांट है। और पोटाश हमारी बॉडी को भी ज्यादा लगता है। हम रोग प्रतिकारक क्षमता बनाएंगे पोटाश अगर ज्यादा हुआ हमारे अंदर। तो जो हल्दी पीला कलर लेगा केला, ये वाला कलर लेगा जो थैली के नीचे का कलर, ये तो उसमें पोटाश की मात्रा ज्यादा रहती है। ये पढ़े लिखे लोगों को पता है, क्योंकि ये गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर सब जानकारियां ले रखी है कि किस फूड में कौन सा न्यूट्रिशन है, तो उसके सिंबल क्या है। तो जब किसी कॉलोनी में कोई ठेले वाला केले बेचने जाता है तो ऊपर से देखते हैं, पहले लेके खाएंगे नहीं, पहले तो देखेंगे ना। कोई चौराहे पे मार्केट में जाता है तो देखता है कि यार इसकी रेडी पर कलर कैसा है ठेले पे केले का। तो 5 रेडियां है, जिसका हल्दी पीला कलर है उसका बिक गया। उसके बाद में वो पूरा खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो पीला कलर है वो बिकेगा, फिर खाकी पीला कलर है वो बिकेगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है। वो उनको पता है जो पैसे दे रहा है। मार्केट में 40 रुपए दर्जन से रेट कहीं पर कम नहीं है और कभी कम नहीं है। लॉकडाउन इतना ही ज्यादा लग जाए और 40 की बजाय 60 हो जाता है, 100 हो जाता है।
हमारे किसानों के यहाँ लॉकडाउन जैसा लगा 40 छोड़ दो, 5 रुपए छोड़ दो, 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, अरे माल की चालीज नहीं है। उधर क्या बोलेंगे, लॉकडाउन में मालिज नहीं आ रहा है तो तुमको ज्यादा महंगा देंगे। इधर क्या बोलेंगे, माल बिकी नहीं रहा तो हम लेने नहीं जा रहे हैं। ये माहौल है। क्वालिटी है तो आज भी रेट है। 2 रुपए किलो का रेट उसके पास है जिसके पास उस तरह का माल है। हाँ, रमजान श्रावण है, उस दिन एक बात रहती है कि आपसे क्वालिटी नहीं भी बनी तो भी माल बिक जाएगा तेजी, केवल इतना फर्क आएगा। लेकिन उस समय भी क्वालिटी का रेट अलग ही रहेगा, गधा और घोड़ा अलग ही रहता है। हमें तय करना है कि मेरे खेत में मैं घोड़ों का उत्पादन करूं या गधे का उत्पादन करूं, तो ये फर्क हमें समझना है। छोटी छोटी सी बातें हैं। अच्छा, वो मछली जिसको बोलते हो मच्छर से आती है या फिर थ्रिप्स मॉइस्चर और रहता है? थ्रिप्स से आती है। तो अपन 3-4 स्प्रे करते हैं, उसके बाद भी जैसे मेरे इस बार मछली है, अगले साल नहीं आई थी। ये कुछ क्लाइमेट पे भी चलता है कि मच्छर दोनों चीजें रहती है उसमें। एक तो आती वो माइट्स से और थ्रिप्स से, लेकिन आने के बाद वो फैलती कब है, जब मॉइस्चर ज्यादा रहता है। क्योंकि आपका केले का फल निकला, आपको स्प्रे कब करना है ये ज्ञान होना चाहिए। कमल ऊपर है, उसके बाद वो टर्न लिया और पहला छिलका हटा, उस समय स्प्रे चाहिए। किस चीज से? जो उसको भगा दे। थ्रिप्स। हाँ, रासायनिक में जाओगे तो इमिडाक्लोपिड ले सकते हो, या आप थ्रिप्स भगाने की जो भी जनरल ले सकते हो, या स्पिनोसाइड ले सकते हो। हम करवाते हैं मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी का स्प्रे सबसे रामबाण इलाज है। तो जैसे ही कमल निकला, पहला छिलका हटा, मिट्टी का स्प्रे कर दो, तो वहां पर मिट्टी की लेपन आ गई, मिट्टी की खुशबू, कोई माइट्स थ्रिप्स वहां रहता नहीं। वो समय है स्प्रे करना कब, पहला छिलका हटा जब। हम स्प्रे करते कब, कमल आ गया, नीचे केला निकल गया, भुट्टा लंबा हो गया, भुट्टा तोड़ना है। अरे यार अभी तो 150 झाड़ है, वो पंप में दवाई बच जाएगी, तो 500-600 होने देता हूँ, फिर स्प्रे करूंगा। तो जब स्प्रे करूंगा मतलब जब उसको छिलका हटा, वहां पर रस की खुशबू फैली, थ्रिप्स आ गए, उसने दाग लगा लिए, उसको जो चट करना था कर दिया। अब वो आपके मन समझाने के लिए आपने बाद में स्प्रे किया, उस स्प्रे का कोई काम नहीं है। मतलब जिस पे पत्ता हटा सिर्फ उस पे स्प्रे मारो, उसी समय स्प्रे करो। हाथ मुंह मतलब एक साथ तो जैसे नहीं आती सब जब में। घुसो तब कमल टर्न हुआ, हाँ। उस समय स्प्रे कर दो। फिर हर 7 दिन का एक नियम बना लो कि हर सोमवार मुझे स्प्रे करना है, जो नीचे आ गया उस पे भी, सब पे। जो आ रहा है उस पे भी। हाँ, मतलब जब तक सारे वो फ्लावरिंग आई, जब 2-3 स्प्रे लगा कर एक साथ कर दो शुरुआत में बस, है ना। फिर उसका हर सोमवार नियम बना लिया, हर 7 दिन में एक स्प्रे करना है। वो कोई ऊपर होगा, कोई बीच में होगा, कोई नीचे लटक गया होगा, तो जो ऊपर है वो अगले 7 दिन में नीचे आ जाएगा, जो नीचे आ गया वो अगले 7 में भुट्टा तोड़ करके उसका पंजा ऊपर हो जाएगा। तो एक 4 स्प्रे 5 स्प्रे में आपका काम हो जाता है हाँ। हर सोमवार। अब तो वो 1.5 एक- महीने वो के 6 स्प्रे, 1 महीने की टाइमिंग पूरी सेट कर 1 महीने की टाइमिंग सेट होगी। पहला कमल दिखा, हर 7 दिन में स्प्रे दौड़ा दो, जो निकल रहा है उस पे भी, जो निकल चुका है उस पे भी। मिट्टी का ही जोड़ा। बस मिट्टी का स्प्रे। कितनी मिट्टी ले कम? 200 लीटर पानी, हाँ, 20 किलो मिट्टी। कोई सी भी अपने खेत में वो लाल। मैं बताता हूँ, खेत के बाहर जहाँ हमने डीएपी पोटास नहीं डाला हो, जहाँ कल्टीवेशन नहीं किया हो, मेड़ की ले लो या बाहर की, उसको 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी ले लो और उस गड्ढे को ढक दो ताकि बाद में भी काम में ले सको। उसमें 200 ग्राम वाइसेनोमीटर डालना है या 10 लीटर गन्ने का रस डालना है, जो हमको मिल जाए। वो उसके बैक्टीरिया को इनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। 24 से 36 घंटे रखना है, कपड़ छान करके सीधा पूरे पौधे को नहला देना है। कोई माइट्स थ्रिप्स की दवाई की आवश्यकता नहीं, कोई 52-34-0-12-0-61 की जरूरत नहीं। ये स्प्रे मिर्च में कर सकते हो, कपास में कर सकते हो, गोभी पे कर सकते हो। इल्ली, फंगल, वायरल, थ्रिप्स, माइट्स सबके काम का है। ये भैया की दुकान को बंद करवा सकता है ऐसा स्प्रे। 100% हम केवल ये करते हैं। और जो रेसिड्यू फ्री केला खरीदता है उसको मिट्टी के स्प्रे का केला चाहिए, तुम्हारे एमिडा का स्प्रे नहीं चाहिए उसको। जहर वाला स्प्रे दे क्यों जब मिट्टी से बच सकता है। केवल छींटने का लेबर पेमेंट लगेगा आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। तो माइट्स, थ्रिप्स, कमल निकलता है उस समय चाहिए, बाद में नहीं चाहिए। आप लोग प्लान कीजिए यहाँ पर कितने किसान निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले एफपीओ से जुड़ना पड़ेगा, तो संदीप जी का नंबर भी आप ले लीजिए।
76 488 38 222 764 88 38 222। ये आपके क्षेत्र से ही हैं और पूरे नर्मदा बेल्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही आगे रहेंगे। 764 88 38 222। एफपीओ से भी जुड़ना पड़ेगा, उसकी छोटी सी प्रक्रिया है। 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, 100 रुपए का एक शेयर है। एफपीओ में जो जुड़ेंगे उन्हीं के साथ हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बाकी एफपीओ तुम्हारे पपीता ने भी मार्केट में पपीता अभी नहीं कर रहे हैं हम। अभी हम एक ही फसल को, केले को लेके बढ़ रहे हैं। फिर थोड़ी और समझ आएगी, थोड़े और पपीता के बायर आएंगे तो फिर पपीता को चालू करेंगे। अभी हम केले पे जा रहे हैं, अगले सत्र में गन्ने पे जाएंगे। ये 2 फसलें हम लेके बढ़ेंगे अभी। बाकी चर्चा करो किसानों के साथ, ऐसा लगे तो प्लाट विजिट करो, संदीप जी को बुलाना हो और अगली मीटिंग लेना हो तो ये आ जाएंगे। समय पर पौधे बुक करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एफपीओ के साथ जुड़ के चलें। आप तो यहाँ पौधे बुकिंग करके जनरल किसानों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। जो 100% फॉलो करेगा उसका माल कटवाने की जिम्मेदारी हमारी है, भले ही वो एफपीओ से जुड़े या नहीं जुड़े। जो हमसे पौधा लेता है, जो 100% फॉलो करता है, जो अपन ये पैसा नहीं लगा के कर रहे इसमें 70-30 का रहेगा क्या? नहीं उसमें 70-30 का। जो एफपीओ से फंड लगवा रहा है उसमें हम 70-30 बांटेंगे। जो आप खुद अपने पास से कर रहे हो हम केवल गाइडलाइन देंगे, उसमें कोई 70-30 नहीं है। आपने अच्छा भाई, किया, खुद ने सब किया। भाई पधारजे वहाँ वो हेमू सेठ का वहाँ आज गाँव एक कितना बजे? 7 बजे बिल्कुल आवाऊंगा। पधारजो।